आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ splitting of a vector, the process of splitting of a vector into its rectangular components is called resolution of vector। किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का जो प्रोसेस होता है, किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम अपनी आम जबान में बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब है किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ना। किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ना आपके पास कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये दो एक्सिस हैं, जिसमें से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और अगर मेरे पास मौजूद है ये वेक्टर एफ, तो मैं इस वेक्टर एफ को तोड़ना चाहता हूँ उसके कंपोनेंट्स में। मैं इस वेक्टर एफ को तोड़ना चाहता हूँ उसके कंपोनेंट्स में। तो मेरे पास ये वेक्टर एफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा लॉन्ग एक्स, जिसको हम बोलेंगे एफ एक्स। इसका एक कंपोनेंट आएगा लॉन्ग एक्स, जिसको हम बोलेंगे एफ एक्स। और इसका एक कंपोनेंट आएगा लॉन्ग वाई, जिसको हम बोलेंगे एफ वाई। तो मेरे पास यहाँ पे एक वेक्टर को जब भी हम तोड़ते हैं तो उसके कंपोनेंट्स आते हैं, एक एक्स आता है और एक वाई आता है। तो हमारे पास जब जब दो वेक्टर्स, एक वेक्टर को तोड़ा जाएगा उसके कंपोनेंट्स में, तो वी विल बी हैविंग टू कंपोनेंट्स। एक हमारे पास कहलाएगा एफ एक्स और एक हमारे पास कहलाएगा एफ वाई। और ये एफ एक्स और एफ वाई हमेशा परपेंडिकुलर होंगे और इनके बीच में एंगल बनेगा 90 का। एफ एक्स और एफ वाई हमेशा परपेंडिकुलर होंगे और इनके बीच में हमेशा एंगल बनेगा किसका, 90 का। तभी इनको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तभी इनको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एफ एक्स एंड एफ वाई विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर और उनके बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मुझे एफ एक्स की वैल्यू बताएं और एफ वाई की वैल्यू बताएं, तो याद रखिएगा मैं 10 बार ये बात बता चुका हूँ। एक तो स्टैंडर्ड इस चैप्टर में याद रखिएगा, स्केलर वेक्टर में स्टैंडर्ड ये है कि एंगल हमेशा हम लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल हमेशा हम लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। स्टैंडर्ड बना लें कि स्केलर वेक्टर के चैप्टर में एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है। जिस एक्सिस के साथ एक्सिस बनता है उसके साथ कॉस आता है। इसके साथ बन रहा है एंगल थीटा, इसके साथ क्या आएगा, कॉस। एफ एक्स के साथ आएगा कॉस, तो एफ एक्स बराबर होगा एफ कॉस थीटा और एफ वाई बराबर होगा एफ साइन थीटा। तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो मैंने आपसे बोला कि मेरे पास कितने कंपोनेंट्स हुए, दो। एक हुआ एफ एक्स और एक हुआ एफ वाई। तो एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा और एफ वाई विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये मेरे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट्स इसके यहाँ पे मौजूद हुए। जिसको मैं मिटा देता हूँ, मैंने गलत लिखा हुआ है। तो मेरे एफ एक्स की जगह पे आया एफ कॉस थीटा और एफ वाई की जगह पे क्या आया, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे मैंने आपसे जुमला अर्ज किया था कि जब भी आपको एक वेक्टर को स्प्लिट करना होगा उसके कंपोनेंट्स में, तो आपके पास के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। एफ एक्स आपके पास एफ कॉस थीटा के बराबर होगा और एफ वाई आपके पास एफ साइन थीटा के बराबर। ये रट लें, स्केलर वेक्टर में कभी भी चेंज नहीं होता है, दोनों बिल्कुल सेम रहते हैं। और एक और बात ध्यान में रखिएगा, वो ये कि जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस आता है और जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसके साथ साइन आता है। ये बात तो हमने तय होगी। अब आपके पास एक और चीज़ जो हमारे पास आती है उसका नाम है रेजोल्यूशन का उल्टा। और रेजोल्यूशन का जो उल्टा है वो कहलाता है कॉम्पोजिशन। रेजोल्यूशन का जो उल्टा है वो कहलाता है कॉम्पोजिशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन का जो उल्टा है वो कहलाता है कॉम्पोजिशन ऑफ अ वेक्टर। कॉम्पोजिशन ऑफ अ वेक्टर हमारे पास क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग the process of combining the rectangular components of a vector to get resultant vector।
The process of combining the rectangular component of a vector to get resultant vector. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को कंबाइन करके रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कंबाइन करके रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को कंबाइन करके रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करना, उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमें f गिवन था और हमने मालूम किया fx और fy। अब मामला उल्टा है, अब आपके पास fx और fy गिवन है और आप क्या मालूम करेंगे, f। तो ये fx भी गिवन है, fy भी गिवन है, मैं f मालूम करूंगा। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करते हैं, तो ये आ गया रिजल्टेंट। और इसको मैंने क्या बोला, f। और ये जो आपके पास f है, ये x एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है थीटा। अब की बार आपको fx पता था और fy पता था और आपने क्या निकाला, वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना आपके पास, ये एक वेक्टर है और वेक्टर अपने साथ दो चीजें लेकर आता है। रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर है और वेक्टर अपने साथ दो चीजें लेकर आता है, एक मैग्नीट्यूड लेकर आता है और एक डायरेक्शन लेकर आता है। अगर आपने यहाँ पर एक fx और fy की मदद से वेक्टर निकाला f, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा और आपको इसकी डायरेक्शन भी निकालनी होगी। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90, 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई वो क्या बनी, बेस। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने अप्लाई करा पाइथागोरस थ्योरम, मैंने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम में कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मेरे पास बेस कितना है, fx, परपेंडिकुलर कितना है, fy। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, f। सबके ऊपर स्क्वायर है इसलिए मैं सबके ऊपर स्क्वायर लगा रहा हूँ। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, रूट ले लें तो एफ स्क्वायर पे भी रूट आ गया, एफ एक्स स्क्वायर और एफ वाई स्क्वायर के सम पे भी रूट, रेडिकस स्क्वायर कैंसिल। तो एफ बराबर आया अंडर रूट में एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये कहलाता है आपके पास फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इससे हम निकालते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। जब जब आपको एक कंपोनेंट एक्स का मिलो, जब जब आपको एक कंपोनेंट वाई का मिलो, जब जब एक कंपोनेंट एक्स की मिलो, जब जब आपको एक कंपोनेंट वाई के मिलो, जब जब आपको एक कंपोनेंट एक्स की मिलो, जब जब एक कंपोनेंट वाई के मिलो, और आपको मालूम करना हो रिजल्टेंट, तो आप इस फॉर्मूले को निकालेंगे। ठीक है, आपके पास अगर मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जाम्पल, जो एफ था वो बराबर था 5 न्यूटन के, एफ एक्स बराबर था 3 न्यूटन के। तो आप बताइए कि एफ वाई कितना होगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। एफ की जगह आ जाएगा 5, एफ एक्स की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा 9 प्लस एफ वाई स्क्वायर। आपको एफ वाई चाहिए, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की 5 5 25 और रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल। पच्चीस में से 9 निकाला 16, तो एफ वाई की वैल्यू आ गई 4। ये मुझे मिली एफ वाई की वैल्यू। एफ वाई की वैल्यू मेरे पास 4 के बराबर आई, तो मुझे यहाँ से एफ वाई की वैल्यू मिली। इस तरीके से आपको याद रखना है कि एफ एक्स एफ वाई कुछ भी गिवन हो, आप इस फॉर्मूले को मालूम करके बासानी की चीज़ मालूम कर सकते हैं। अब जो चीज़ आती है वो ये कि आपके पास इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन से मुराद होता है थीटा। जहन नशीन कर लें, जब जब आपको वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करने का, इसका मतलब आपको थीटा मालूम करना है। और थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स।
थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो टेंजेंट इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स को मालूम करके बासानी आप उस वेक्टर की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक टॉपिक था जो बेसिक थी, आपको पता होनी चाहिए, हमने कंप्लीट करी। अब जो आपके पास चीज आती है उसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय rectangular component method। Addition of vectors by rectangular component method। अब जो आपके पास चीज आती है उसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना सीखना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से। ओके, फर्स्ट कर लें कि आपके पास ये दो वेक्टर्स गिवन है। एक है वेक्टर a1 और एक है वेक्टर a2। दो वेक्टर्स आपको गिवन है, एक वेक्टर a1 एक वेक्टर a2 है। वेक्टर a1 जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो थीटा 1, और वेक्टर a2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा 2। वेक्टर a1 है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा 1। वेक्टर a1 है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा 1। तो वेक्टर a1 है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा 1, और जो आपके पास वेक्टर a2 है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है आपके पास कितना, थीटा 2। और मुझे आपके पास इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। सबसे पहले तो मैं इसको डायग्राम में एक्सप्रेस करूंगा तभी तो मैं इसको ऐड कर पाऊंगा। तो मैंने आपके पास यहाँ पर एक वाई एक्सिस खींचा या एक्स एक्सिस खींचा। सबसे पहला वेक्टर है a1, थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ, ये a1 थीटा 1 बना रहा था, इसको मैंने a1 बोल दिया। और दूसरा वेक्टर है a2। हेड टू टेलरली कहते हैं कि हर आने वाला वेक्टर प्रीवियस वेक्टर के हेड से शुरू होता है। तो अगला वेक्टर कौन सा आ रहा है, a2, तो ये प्रीवियस वेक्टर के हेड से शुरू होगा। तो अगला वेक्टर e2 प्रीवियस वेक्टर के हेड से शुरू होगा, तो इसको मैंने यहाँ पे बना दिया। और अब पहले भी थीटा 2 एंगल बना रहा था और अब भी थीटा 2 का एंगल बना रहा है। तो पहले भी थीटा 2 का एंगल बना रहा था और अब भी ये थीटा 2 का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब मुझे आपके पास करना क्या है, मुझे इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है इसके कंपोनेंट्स में। सबसे पहले हम रिजॉल्व करते हैं a1 को। जब हम a1 को रिजॉल्व करेंगे इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। और से देखिए, ये मेरे पास आया इसका पहला कंपोनेंट विच इज a1x, और ये मेरे पास है इसका दूसरा कंपोनेंट विच इज a1y। तो a1 को रिजॉल्व किया, दो कंपोनेंट्स है a1x और a1y। तो a1x बराबर होगा a1 cos थीटा 1 और a1y बराबर होगा a1 sin थीटा 1। और इसी तरह जब मैं रिजॉल्व करूंगा a2 को तो उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक आएगा a2x और एक आएगा a2y। तो जब मैं a2x को करूंगा तो ये बनेगा a2 cos थीटा 2 और a2y मेरे पास आएगा a2 sin थीटा 2। ये मैंने आपके पास वेक्टर से कर लिया रिजॉल्व। ठीक है, अब मेरे पास ये डायग्राम थोड़ी सी लंबी लग रही है, मतलब बेहतर ये है कि इस डायग्राम को कंप्लीट करा जाए। तो जब मैंने डायग्राम कंप्लीट करा तो मैंने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया। आप जरा चेक करें, जितनी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है उतनी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो बजाय a2x को ऊपर बनाने के मैंने नीचे लिख दिया a2x। इसी तरह जितनी लेंथ मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है उतनी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो बजाय a1y को वहाँ लिखने के मैंने यहाँ लिख दिया a1y।
ये मेरे पास मेरी डायग्राम। अब थोड़ा गौर से करें, और गौर ये करें कि हमारे पास यहाँ पे हम ऐड किसको कर रहे थे, A1 और A2 को। तो जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं उनका कोई ना कोई रिजल्टेंट होता है। तो मैंने मान लिया कि जो वेक्टर ए है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ A1 एंड A2। वेक्टर ए जो है वो A1 और A2 का रिजल्टेंट है। मैंने मान लिया कि जो वेक्टर ए है ये A1 और A2 का रिजल्टेंट है। वेक्टर ए A1 और A2 का रिजल्टेंट है। और रिजल्टेंट कब मिलते हैं, जब फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करते हैं। तो A1 की हो जाएगी टेल, जिसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, और आपके पास A2 का हो जाएगा हेड। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ से यहाँ एक लाइन बनाऊंगा तो ये कहलाएगी रिजल्टेंट, और इसको मैंने क्या बोला, ए। ये कहलाएगी रिजल्टेंट, इसको मैंने क्या बोला, ए। जिस तरह A1 का था A1x A1y, जिस तरह A2 का था A2x A2y, उसी तरह इस वेक्टर ए के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें आपके पास एक आएगा A1x और एक सॉरी नॉट A1x। इसी तरह इस वेक्टर ए के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें से होगा एक AX और एक AY। तो मैंने आपके पास यहाँ पर AX और AY यहाँ पे लिख दिया, और ये AX और AY क्या है, AX रिजल्टेंट का X कंपोनेंट है और AY रिजल्टेंट का Y कंपोनेंट। AX और AY are X and Y components of resultant। AX और AY आपके पास रिजल्टेंट के X और Y कंपोनेंट है। AX और AY आपके पास रिजल्टेंट के X और Y कंपोनेंट। अब चेक करें, ये जो रिजल्टेंट का X कंपोनेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके अंदर दो आ रहा है, एक A1x और एक A2x। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि रिजल्टेंट का X कंपोनेंट A1x और A2x के सम के बराबर होगा। इसको नक्श कर लें अपने दिमाग में। जब जब रिजल्टेंट का X कंपोनेंट निकालना होगा और आपको बहुत सारे वेक्टर्स गिवन होंगे, तो आपका X कंपोनेंट उस वक्त मिलेगा जब आप सारे X कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करेंगे। जब जब रिजल्टेंट का X कंपोनेंट निकालना होगा और आपको बहुत सारे वेक्टर्स गिवन होंगे, तो आपको रिजल्टेंट का X उस वक्त मिलेगा जब सारे इंडिविजुअल X को आप ऐड कर देंगे। जब जब आपको रिजल्टेंट का X कंपोनेंट निकालना होगा और आपको बहुत सारे वेक्टर्स गिवन होंगे, तो आपको रिजल्टेंट का X उस वक्त मिलेगा जब आप इंडिविजुअल X कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। क्या मतलब है इसका, अगर आपको फॉर एग्जांपल 10 वेक्टर्स गिवन होंगे, तो Ax बराबर होगा A1x प्लस A2x प्लस A3x टिल A10x। और इस तरह अगर n वेक्टर्स गिवन होंगे तो ये बन जाएगा ANX तक। इसी तरह रिजल्टेंट का जो y कंपोनेंट है जो आपको नजर आ रहा है, उस पे दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं A1y और A2y। तो इसका मतलब रिजल्टेंट का जो y कंपोनेंट है, रिजल्टेंट का जो y कंपोनेंट है, इसका मतलब AY, वो बराबर होगा A1y प्लस A2y प्लस A3y टिल वॉट ANY। तो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट सारे y कंपोनेंट्स के सम के बराबर होगा। तो अगर आपको 4-5 वेक्टर के बिना और आपसे बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट का x निकाल दें, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सारे x कंपोनेंट्स को ऐड कर देना। जब सारे x कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो आपको रिजल्टेंट का x खुद ही मिल जाएगा। और अगर आपसे बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट का y निकाल दें, तब भी आपने कुछ नहीं करना, आपने सारे y कंपोनेंट्स को ऐड करने हैं, तो आपको रिजल्टेंट का y मिल जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे इत्तेफाक से दो ही वेक्टर्स थे, तो हमने उन्हीं को रिजॉल्व करके देखा कि आपके पास इन दोनों के जो x आ रहे हैं वो हमारे रिजल्टेंट के x के बराबर आ रहे हैं, और इन दोनों की जो y आ रहे हैं वो हमारे रिजल्टेंट के y के बराबर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि A1x और A2x x के बराबर हो गया, और A1y और A2y जो है वो AY के बराबर हो गया। अब आप जानते हैं, अब आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, ये आपके पास बन गया AX, ये आपके पास बन गया AY, और अब ये आ गया रिजल्टेंट जिसको मैंने डायरेक्ट बनाया, और रिजल्टेंट आपके पास आ गया A, और ये कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा थीटा। ठीक है। अब आपको मैंने अभी बताया था, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, जैसे कि यहाँ थे, जैसे कि यहाँ थे, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट में उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो जिस तरह हम एफ एक्स और एफ आई परपेंडिकुलर थे, तो रिजल्टेंट अंडर रूट में एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ आई स्क्वायर आया था। इसी तरह यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो आपके पास बराबर होगा a इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन एफ एक्स ए एक्स। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ये बात आपने याद रखनी है, जो बात आपको मैं बता रहा हूँ ये बात आपने याद रखनी है अच्छे से।
ठीक है। तो जब जब आपको रिजल्टेंट का जब जब आपको रिजल्टेंट का फॉर एग्जांपल निकालना हो एंगल, तो आपके पास वो एंगल निकलेगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। तो हमारे पास थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स के बराबर आएगा। ठीक है, एक बात तो ये होगी, जिसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। अब आपके पास जो टॉपिक आता है उसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, यूनिट वेक्टर कब मिलता है? व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। देन वी गेट यूनिट वेक्टर। जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो रिजल्ट में यूनिट वेक्टर मिलता है। जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में यूनिट वेक्टर मिलता है। जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में यूनिट वेक्टर मिलता है। तो व्हेनेवर अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, जब कोई भी वेक्टर अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा तो रिजल्ट में मिलेगा यूनिट वेक्टर। हर वेक्टर की डायरेक्शन में कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होता है। एवरी वेक्टर has a unit vector in its own direction. हर वेक्टर की डायरेक्शन में कोई ना कोई यूनिट वेक्टर होता है। तो अगर ये मेरे पास वेक्टर ये मौजूद है तो इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर होगा जिसको हम बोलेंगे ए कैप। यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से और उसके ऊपर बनाते हैं हम कैप। यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, उसको बनाते हैं हम कैप। अब यूनिट वेक्टर मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है। अब ये कब मिलेगा? जब आप इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से कर देंगे डिवाइड। तो ये जो ए कैप है ये बराबर हो जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। ये जो है ये कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में मिलता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट हैज अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। तो जब कभी भी वेक्टर को हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, जब कभी भी कोई भी वेक्टर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा तो रिजल्ट में हमें मिलेगा यूनिट वेक्टर, उसको हम यूनिट वेक्टर का नाम देंगे। तो अगर आपके पास मौजूद है ये एक वेक्टर ए, तो आपने इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला ए जो बराबर होगा ए, उसको कहेंगे वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। ये चीज़ मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा जब मेरे पास वेक्टर आ जाएगा उसके बाद। तो यूनिट वेक्टर के बारे में जो फॉर्मूला लिखिएगा कि आपके पास यूनिट वेक्टर जब मैं पूछूं कब मिलेगा, तो आपने बोलना है सर जब हम वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो मैंने आपके सामने वही बात लिख दी, जब जब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए को जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड किया तो यूनिट वेक्टर मिला, इसको हमने क्या बोला? ए कैप। ठीक है, यहाँ तक बात हमने समझ में आ गई, यहाँ तक की बात हमने देख ली। अब मैं बात को अपनी आगे की जाने बढ़ाना चाहता हूँ, सुनिएगा। अब ये आपके पास जो मशहूर ज़माना 3 रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स हैं वो क्या होता है? मशहूर ज़माना 3 रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स हमारे पास होते हैं। मशहूर ज़माना 3 रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स हमारे पास होते हैं।
और वो मशहूर ज़माना 3 रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? हमारे पास टोटल 3 एक्सेस होती हैं, एक एक्स होती है और एक वाई होती है और एक जेड होती है। अब रट लें, एक्स एक्सेस के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सेस के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं जे कैप, और जेड एक्सेस के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं के कैप। एक्स के पैरेलल आई कैप, वाई के पैरेलल जे कैप, जेड के पैरेलल के कैप। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर होता है इसको हम बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर होता है इसको हम बोलते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर होता है इसको हम बोलते हैं के कैप। अगर आपसे कोई पूछे कि आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, तो आपने बोलना है यूनिट वेक्टर्स व्हिच आर रिस्पेक्टिवली अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये वो यूनिट वेक्टर्स हैं जो एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर पाए जाते हैं, तो उनको यूनिट वेक्टर्स कह रहे होते हैं। यू आर नॉट सपोज टू चेंज देयर पोजीशन, आपने कभी भी इनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी होगी। आई हमेशा एक्स के पैरेलल होगा, वाई हमेशा जे के पैरेलल होगा और जेड हमेशा के पैरेलल, एंड ऑल विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई और जे के बीच में भी 90, आई और के के बीच में भी 90, जे और के बीच में भी 90, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तभी हम इनको नाम देते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। अब कोई भी वेक्टर होगा वो इनकी फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, कोई भी वेक्टर होगा वो इनकी फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। कैसे? देखिए गौर से, अगर मेरे पास ये x है, अगर मेरे पास ये y है और अगर मेरे पास ये z है, तो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा वेक्टर a, मैंने इसको कंपोनेंट्स में तोड़े, तो एक आपके पास आया ax, एक आपके पास आया ay और एक आपके पास आया az। आ गया। अब x के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर होता है कौन सा? i, तो ये बन गया वेक्टर की फॉर्म में axi। y के पैरेलल होता है j, तो ये बन गया वेक्टर की फॉर्म में क्या? ayj। और z के पैरेलल होता है k, तो ये बन गया आपके पास क्या? ayk। तो किसी भी वेक्टर की जो जनरल फॉर्म होती है वो लिखी जा सकती है ax i कैप, किसी भी वेक्टर की जनरल फॉर्म होती है वो लिखी जा सकती है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। किसी भी वेक्टर की जनरल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ i j k जो हमारे पास होगी वो होगी ax i प्लस ay j प्लस az k। एक बात अब याद रखिएगा बहुत अच्छे से ना, और वो बात ये रखिएगा याद कि यहाँ पे AXI आया, AYG आया और ZK आया। आपके पास अब आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड मालूम करने को आ जाए, तो जब कभी भी कोई वेक्टर I, J और K की फॉर्म में होगा तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा अंडर रूट में बराबर होगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर के। जब जब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करने को आ जाए इन टर्म्स ऑफ I, J, K, अगर आपको कोई वेक्टर I, J, K की फॉर्म में गिवन हो और आपको उसका मैग्नीट्यूड मालूम करने को आ जाए, तो उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ax is the coefficient of I cap, ay is the coefficient of j cap, az is the coefficient of k cap। ax is the coefficient of I cap, ay is the coefficient of j cap और az is the coefficient of k cap। ax I cap का कोफिशिएंट है, ay j cap का कोफिशिएंट है और az k cap का कोफिशिएंट है। और मेरे पास यहाँ पे जो मॉड ऑफ a आया ये बराबर आया अंडर रूट में किसके? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर के। और मैंने आपसे बोला whenever you are supposed to calculate the magnitude of any vector in terms of ijk, then you must apply this formula। आपको वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे फॉर दोस्त जिनको कभी इस फॉर्मूले का नहीं पता हो। तो मेरे पास अगर वेक्टर ए गिवन है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और आपसे बोला जाए कि आप इसका मॉड निकालें, तो इसका मॉड बराबर होगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z, यानी कि i का स्क्वायर, j का स्क्वायर और k का स्क्वायर, इनके साथ जो कोफिशिएंट होंगे वो, और साइन के साथ 5 5 से 25, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। 9 4 13, तो ये बन गया 38। तो मॉड ऑफ a मेरे पास यानी कि मैग्नीट्यूड रूट 38 यूनिट्स के बराबर आ गया। फर्ज कर लें कि किसी वेक्टर में से ये था 5i माइनस 2k, तो इसका मतलब अब जब इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। अगर जे नहीं है तो वहाँ 0, मतलब आप 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं खाली। तो 5 5 से 25, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 29 यूनिट्स के बराबर। तो जो नहीं होता उसको आपने शामिल भी नहीं करना होता। तो मेरे पास वो 29 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा, जिसको मैं 29 यूनिट्स के बराबर लूँ। इस तरह हम निकालते हैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और वैल्यू जब भी ली जाती है तो अपने साइन के साथ दी जाती है,
ध्यान में रखिएगा, वैल्यू जब भी ली जाती है अपने साइन के साथ ली जाती है। जी बेटा बोलें। सर ये जो आई कैप जेड कैप और के कैप यूनिट वेक्टर्स है, इनका कोई इनके कोई यूनिट्स होते हैं, मतलब ये यूनिट्स होते हैं इनके? इनके यूनिट्स नहीं होते तो वेक्टर है, सिंपल मैग्नीट्यूड होता है इनका, 1 होता है। जी सर आपने जो सेकंड वाले में ये -4 नहीं होगा 25 के साथ? ना 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 ना, यही तो मैं बताना चाह रहा था, अभी अगली बात में इसी पे आने वाला था। ये आपके पास लिखा हुआ है 25 और ये लिखा हुआ है -2 का स्क्वायर, तो ये माइनस स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी, तो माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस। सही सर। यस, तो ये 4। तो इस फॉर्मूले में कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होती, इस ठीक है फॉर्मूले सर। में कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होती, इसमें हमेशा एडिशन होती है। इस फार्मूले में कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होती, इस फार्मूले में हमेशा एडिशन होती है, याद रखिएगा। तो ये फार्मूला हमेशा एडिशन करके रिजल्ट देता है, कभी भी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं होती। और अगर वैल्यू नेगेटिव भी होगी तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमेशा सारे आपस में ऐड होंगे। तो ये आपके पास आ गया मैग्नीट्यूड। अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कैलकुलेट अ यूनिट वेक्टर, calculate a unit vector in the direction of vector A, और वेक्टर A है 2i माइनस 3j प्लस 4k। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, वेक्टर A की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालें। तो यूनिट वेक्टर कब मिलता है? जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। यूनिट वेक्टर उस वक्त मिलता है जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो मेरे पास वेक्टर तो पता ही यहाँ आ जाएगा, मैग्नीट्यूड नहीं पता, मैग्नीट्यूड निकालें। तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 16 और 4 20, अंडर रूट 29 यूनिट्स। ये मेरे पास आ गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब कुछ ना करें, अब इसको उठा के यहाँ पुट कर दें। तो वेक्टर ए कितना है? 2i माइनस 3j प्लस 4k, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट में 29। नीचे इसका मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट में 29, नीचे इसका मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट में 29। अब एक काम करें, इसका एलसीएम ब्रेक कर दें। अब एक काम करें, इसका एलसीएम ब्रेक करें, क्योंकि जब एक वेक्टर लिखा जाता है तो उसका आई अलग, जे अलग और के अलग होता है। तो ये बना आई, ये बना जे और ये बना के, अंडर रूट 29, अंडर रूट 29 और अंडर रूट 29। और अब मैं पीछे से वेक्टर देख के लिखता हूँ, मुझे याद नहीं क्या दिया था मैंने। तो मेरे पास वेक्टर था 2 माइनस 3 4, तो ये बन गया 2 3 और 4, ये आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब मुझे अगर 4 वेक्टर्स दे दिए जाएं, मुझे अगर 4 वेक्टर्स दे दिए जाएं और मुझसे ये पूछा जाए बताएं इनमें से कौन सा यूनिट वेक्टर है। अगर मुझे 4 वेक्टर दिए जाएं और मुझसे ये पूछा जाए बताएं इनमें से कौन सा यूनिट वेक्टर है, तो अगर 4 वेक्टर मुझे गिवन हो आई जे और के की फॉर्म में, और मुझे आपके पास उनका साबित करना हो यूनिट वेक्टर में से कौन सा है, तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ गया तो यूनिट वेक्टर होगा। तो हमने यूनिट वेक्टर ही निकाला, तो साबित कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है आई, ये लिखा हुआ है जे और ये लिखा हुआ है के। तो मैंने लिखा 2 अंडर रूट 29 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 का स्क्वायर। यही बात मैंने बताई थी आपको कि जब कभी भी आप किसी भी वेक्टर को आई जे के की फॉर्म में देखेंगे तो हमेशा उसका मॉड्यूलस जो निकलेगा मैग्नीट्यूड अंडर रूट में के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो 2 2 ज़ा 4, रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल 29, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे आ गया 29 और 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पर भी आ गया आपके पास 29। अब नीचे वाला नंबर अगर सेम हो तो ऊपर वाले डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो नीचे भी 29 आ गया, ऊपर भी 29 आ गया। नीचे वाला नंबर सेम है, ऊपर वाला डायरेक्टली ऐड हो जाता है। 16 और 4 20, 20 और 9 29। तो ये बना 29 से 29 कैंसिल, अंडर रूट 1, 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1। तो ये साबित हो गया कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया 1।
तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। यूनिट वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर निकाला उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास 1 के बराबर आया, तो उसको मैंने अपनी आम जबान में आपके पास 1 के बराबर सपोज किया। यूनिट वेक्टर के बारे में ये बात हो गई। अब यूनिट वेक्टर से क्वेश्चंस बनते हैं, तो बेहतर ये कि इसका एक आध क्वेश्चन और किया जाए। आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन ए, और वो लिखा हुआ है आपके पास 2i प्लस 5j प्लस 3k। फिर लिखा हुआ है बी, और वो लिखा हुआ है आपके पास 2i माइनस 3j प्लस के। और आपसे कह रहे हैं कि फाइंड करें यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। आपको अब की बार यूनिट वेक्टर चाहिए ए प्लस बी की डायरेक्शन में, तो ना ए की डायरेक्शन में चाहिए ना बी, बल्कि ए प्लस बी की डायरेक्शन में चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहले जब फॉर्मूला बनेगा तो वो बनेगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि यूनिट वेक्टर उस वक्त मिलता है जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ए प्लस बी निकालते हैं। तो 2 प्लस 2 ये बना 4i कैप। जब दो वेक्टर्स ऐड होते हैं, जब दो वेक्टर्स ऐड होते हैं तो आई में ऐड होता है, जे में ऐड होता है, के में। 2 प्लस 2 ये बना 4i, फिर 5 माइनस 3 ये बना 2j, और 3 प्लस 1 ये बना 4k। तो a प्लस बी किसके बराबर आया, 4 प्लस 2 प्लस 4। 2 प्लस 2 4i, 5 माइनस 3 2j, और 3 प्लस 1 4k। तो a प्लस बी जो मेरे पास बराबर आया वो बराबर आया 4i प्लस 2j प्लस 4k। अब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ले लें। जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो अंडर रूट में इनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। 2 मिनट वेट करना है जस्ट।
तो आपके पास यूनिट वेक्टर मुझे निकालना था, और यूनिट वेक्टर मुझे जो निकालना था वो निकालना था इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो मैंने ए प्लस बी तो निकाल लिया था। अब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। और ये बात मैंने आपको बताई थी, जब दो वेक्टर्स ऐड होते हैं तो आई आई में, जे जे में और के के में ऐड होता है। तो अब ये बन जाएगा 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, 16 और 16 32, 32 और 4 36। ये आपके पास आ गया मॉड ऑफ ए प्लस बी। अब इन दोनों को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास 4i प्लस 2j प्लस 4k। इससे भी डिवाइड हो जाएगा तो 36 आ गया, इससे भी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 36, और इसको भी डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 36। और ये आपके पास आ गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की डायरेक्शन में जब जब यूनिट वेक्टर आएगा, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आएगा, तो ये आपको उस वक्त मिलेगा जब आप किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड। अगर a माइनस बी होता तो आपको इस तरह, मैंने a प्लस बी किया है, आपको a माइनस बी करना पड़ता और उसके बाद आपको फिर इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना पड़ता। अब जो टॉपिक चलने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट को हम एक और नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को एक और नाम दिया था स्केलर प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? When two vectors are multiplied and they give rise to a scalar quantity is called डॉट प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के नतीजे में रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी मिले, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के नतीजे में रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी मिले, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के नतीजे में रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी मिले, उसको हम अपनी आम ज़बान में बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के नतीजे में रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी मिले, उसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। देखें गौर से, ये लिखा हुआ है ए डॉट बी, तो ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और इनके बीच में लगा हुआ ये डॉट। जब ए डॉट बी किया तो रिजल्ट में मुझे मिली स्केलर क्वांटिटी, उसको हम बोलते हैं आम ज़बान में क्या, डॉट प्रोडक्ट। वो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। तो जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। वो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, और उसको हम स्केलर क्वांटिटी हमें रिजल्ट में मिलती है। एग्जाम्पल है वर्क। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये भी आपके पास क्या है, वेक्टर। ये भी आपके पास क्या है, वेक्टर, लेकिन ये क्या है, स्केलर। तो इस एग्जाम्पल में पावर, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन ये क्या है, स्केलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। इसको भी हम वेक्टर लेते हैं वहाँ पे, इसको भी हम वेक्टर लेते हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्केलर। तो जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी मिले, तो उसको हम अपनी आम ज़बान में बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। वो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड दे गिव राइज टू अ स्केलर क्वांटिटी। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी मिले, उसको हम अपनी आम ज़बान में बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। को हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जान रहे होते हैं। ठीक है, अब बात को बढ़ाते हैं हम अपनी आगे। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। आपके पास अगर लिखा हो ए और यहाँ लिखा हो बी, अगर ये ए बड़ा लिखा हो, उसके नीचे लिखा हो बी, ये ए बी ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये ए बी ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये ए बी ऐसे लिखा हुआ है। यानी कि जो बी है वो ए के कदमों में, ऐसे समझें, बी ए के कदमों में। तो आपके पास ये ए बी है, तो इसका मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी।
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, और ये जो ए बी होगा ये हमेशा अपने एक्स कंपोनेंट के बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा। अभी सिखा भी दूंगा, इसको रट लें कि ए बी बराबर ए कॉस थीटा। अगर लिखा हो बी ए तो इसका मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। और अगर बी ए लिखा हुआ है तो बी ए बराबर होगा बी कॉस थीटा के। ए बी का मतलब ए कॉस थीटा, बी ए का मतलब बी कॉस थीटा, ए बी का मतलब होगा ए कॉस थीटा, बी ए का मतलब बी कॉस थीटा। प्रोजेक्शन हमेशा अपने एक्स कंपोनेंट के बराबर होता है। अब और से देखें, अगर ये वेक्टर ए है और अगर ये वेक्टर बी है और इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी और इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा, मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे वेक्टर बी की प्रोजेक्शन चाहिए ए पर, मुझे वेक्टर बी की प्रोजेक्शन चाहिए ए पर, मुझे वेक्टर बी की प्रोजेक्शन चाहिए ए पर, मुझे वेक्टर बी की साया चाहिए ए पर, मुझे वेक्टर बी का साया चाहिए इमेज, प्रोजेक्शन मतलब इमेज साया चाहिए ए पर। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे वेक्टर बी की ए पर प्रोजेक्शन चाहिए तो मैं वेक्टर बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा। तो वेक्टर बी के यहाँ से हेड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा, अब हमने वेक्टर बी का इमेज लिया ए पर, तो ये क्या कहलाएगा बी ए, इसको हम बी ए का नाम देंगे। अगर यहाँ होता था एफ तो यहाँ क्या आता था एफ एक्स, याद है, और एफ एक्स किसके बराबर होता था एफ कॉस थीटा। तो इसका मतलब जिस तरह ये एफ एक्स एफ कॉस थीटा के बराबर होता था उस तरह ये बी ए बी कॉस थीटा के बराबर होगा। तो प्रोजेक्शन हमेशा मैंने क्या बोला अपने एक्स कंपोनेंट के बराबर होगी। तो अब मैं यहाँ भी लिख देता हूँ बी ए बराबर होगा बी कॉस थीटा। तो आपके पास बी ए बराबर होगा बी कॉस थीटा, जो पहले है वो पहले ही आएगा, जो बाद में है वो बाद में ही आएगा। बहुत सारे लोगों को पढ़ना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है बी ए, इसका मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। आप बी की ए पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो बी के हेड से आप परपेंडिकुलर गिरा देंगे, तो यहाँ से आज जो डिस्टेंस आएगा वो कहलाएगा बी ए और ये बी कॉस थीटा के बराबर होगा। इसी तरह अगर दो वेक्टर्स हो, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी और एंगल बन रहा है थीटा, वही वेक्टर्स है। अब की बार ए की प्रोजेक्शन बी पर लेनी है, तो अब मैंने ए के हेड से एक परपेंडिकुलर गिराया, क्योंकि अब की बार ए की प्रोजेक्शन बी पर लेनी थी और यहाँ से यहाँ जो होगा वो कहलाएगा आपके पास ए बी, यहाँ से यहाँ जो होगा वो कहलाएगा ए बी। आपके पास अगेन ये जो ए बी होगा ये ए कॉस थीटा के बराबर आएगा, तो दिस ए बी विल ऑल्सो इक्वल टू ए कॉस थीटा। चलिए आप लोगों को मैं ये साबित कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, साबित कर देता हूँ। इस ट्राइंगल को अलग से सपोज कर ले, यहाँ बन रहा है 90, यहाँ लिखा हुआ है ए बी और यहाँ लिखा हुआ है ए, सही है, और ये बन रहा है थीटा। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और जो साइड बच गई वो बेस। हमें या तो बेस पता है या हाइपोटेन्यूज पता है। कौन सा रेशियो होता है कॉस, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस बराबर होगा ए बी अपॉन ए डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ए बी किसके बराबर आ गया ए कॉस थीटा। तो मैंने भी क्या लिखा था ए बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये रहा ए बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन हमेशा अपने एक्स कंपोनेंट के बराबर होगी। तो बी ए का मतलब बी कॉस थीटा और ए बी का मतलब ए कॉस थीटा, बी ए का मतलब बी कॉस थीटा और ए बी का मतलब ए कॉस थीटा। तो प्रोजेक्शन, और अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोजेक्शन है क्या, तो आपने बोलना है प्रोजेक्शन का मतलब है इमेज, जो हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे लेते हैं उसको हम अपनी आम ज़बानी प्रोजेक्शन का नाम दे रहे होते हैं। अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये बोलूँ फॉर एग्जाम्पल कि डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, तो डॉट प्रोडक्ट जब जब निकलता है दो वेक्टर्स का, तो याद रखिएगा हमेशा फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है और सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन आती है फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन पर। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है और सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन आती है ऑनटू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। जब जब किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकलता है
तो हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब ये लिखा हुआ है ए डॉट बी, यहाँ हमेशा डॉट लगेगा, ध्यान में रखिएगा, यहाँ हमेशा डॉट लगेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मतलब फर्स्ट वेक्टर कौन सा ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, एंड द प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सेकंड वेक्टर कौन सा है, बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी कि ए, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा बी ए। तो ए डॉट बी किसके बराबर आया, ए बी ए। अब इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ जरा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी ए। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी ए। अब फर्ज कर लेंगे बी डॉट ए होता, तो बी डॉट ए में फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड बी है तो बी आ जाएगा, और सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, सेकंड वेक्टर कौन सा है, ए। अब ए की प्रोजेक्शन बी पर, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी। तो बी डॉट ए किसके बराबर आया, बी ए बी। बी डॉट ए किसके बराबर आया, बी ए बी। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता कि मुझे पी डॉट क्यू बताएं, तो ए डॉट बी बराबर आया ए बी ए, बी डॉट ए बराबर आया किसके, बी ए बी। तो पी डॉट क्यू क्या होता है, पी क्यू पी। और अगर मैं बोलता है क्यू डॉट पी बताएं तो आप क्या बोलते हैं, क्यू पी क्यू। तो ये आपके पास हो जाता है इसका फॉर्मूला, जिसमें से क्यू पी क्या कहलाती, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्यू ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी, और ये क्या कहलाता, पी क्यू, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्यू। इसको हम आम जबान में बोलते हैं पी क्यू। ये आपके पास मैंने बात आपको पढ़ाई जो आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही है, एक ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी और एक बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए बी। इसी तरह जब भी मैंने कहा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन आएगी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए, सेकंड वेक्टर की प्रोजेक्शन क्या बनेगी, बी ए। अब आपके पास आता है इसका एक क्वेश्चन। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसका क्वेश्चन बताएं, इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है, लिखिए क्वेश्चन। और मैंने आपके पास यहाँ लिखा, अगर इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i minus 3j plus 4k and vector b is equals to 5i plus 2j minus 3k, ठीक है। और आपसे मैं बोलूँ कि मालूम करें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अगर मैं आपसे कहूँ कि मालूम करें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, मतलब ए की प्रोजेक्शन बी पर लेनी है, इसका मतलब ए बी मालूम करना है। क्या मालूम करना है, ए बी। अब दोनों फॉर्मूले उठा के साइड में लिख लें, यस दोनों फॉर्मूले जल्दी जल्दी, मतलब टाइम बिल्कुल भी ना लगे, जल्दी। ए डॉट बी बराबर आया, सर ने कहा था ए बी ए, बी डॉट ए बराबर आया किसके, बी ए बी, बी डॉट ए बराबर आया किसके, बी ए बी। आपको क्या चाहिए, ए बी, यहाँ तलाश करते हैं, यहाँ ए बी कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, नीचे वाले, तो नीचे फॉर्मूला रहेगा। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए बी। अगर यहाँ P और Q का तस्करा होता तो पी क्यू पी में फॉर्मूला बनता और क्यू पी क्यू का फॉर्मूला बनता। जिनका तस्करा हो उन्हीं का बना लीजिए डॉट प्रोडक्ट और ऑर्डर चेंज करके, ए डॉट बी ए बी ए, बी डॉट ए बी ए बी। आप जो मालूम करना हो यहाँ से देखें वो किस फॉर्मूले में आ रहा है, और ये देखते हैं ये वाली चीज़, तो मालूम क्या करना है, ए बी। तो ए बी कहाँ आ रहा है, नीचे, तो बी डॉट ए किसके बराबर आ गया, बी ए बी। अब ए बी आपको चाहिए, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब तक बी डॉट ए नहीं मिलेगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा, ए बी मालूम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें निकालना है बी डॉट ए। इसको जरा पहली बार निकालना है, निकालना सीख लें कैसे निकालेंगे। इसको पहली बार निकालना है, निकालना सीख लें कैसे मालूम करेंगे। जब भी डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो वो भी हमेशा आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ और के का के साथ। याद रखिएगा, नोट कर लें, नोट कर लें, इसको नोट कर लें। आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, एंड दैट इज इक्वल टू 1।
आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये सब 1 के बराबर होते हैं। आई डॉट आई, जे डॉट जे, ये सब 1 के बराबर होते हैं, के डॉट के 1। और आपके पास आई डॉट जे, के डॉट के, जे डॉट आई, ये सब 0 होते हैं। सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सब 1 के बराबर होते हैं। डिसिमिलर का एग्जिस्ट नहीं करता। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, बी डॉट ए। देखिए भाई, कुछ न और साइन के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे आ गया 10। आई टू आई, जे टू जे, के टू के, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस, 4 3 ज़ा 12, ये आ गया। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस, 4 3 ज़ा क्या बना 12। तो आई टू आई, जे टू जे, के टू के। अब ये लिखा हुआ है 10 माइनस 6, ये बना 4 माइनस 12, और 4 माइनस 12 विल रिजल्ट इन माइनस 8। तो बी डॉट ए बराबर आएगा इसके -8, ये मेरे पास -8 के बराबर आ गया। आपके पास अब नीचे लिखा हुआ वेक्टर बी का मॉड, तो वेक्टर बी का मॉड निकाल लें। वेक्टर बी को देखें खाली, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस माइनस तो मतलब प्लस ही होगा ना, 3 3 ज़ा 9। तो आपके पास ये बन गया 25 और 4 29, 29 और 9 38, तो ये आ गया 38। अब ये दोनों वैल्यूज उठाइए, यहाँ पुट कर दें, तो ए बी की वैल्यू बन गई आपके पास कितनी, -8/√38, और ये आपके पास हो गया आंसर। ये आपके पास हो गया इसका आंसर, -8/√38, एंड दैट विल बी एक्सेप्टेड एज योर आंसर। ये आपके पास आंसर के तौर पे, जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा तो आई का आई से निकलेगा, जे का जे से निकलेगा, और के का के से निकलेगा। तो मेरे पास वो बराबर आया -8/√38, और मेरे पास ए बी का आंसर आ गया। फाइन, चलिए भाई अब निकालें जरा। if vector p is equal to 2i plus j minus k, और वेक्टर q is equal to 3i plus 2j minus 2k, तो अब आप निकालें फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर q onto the direction of vector p. Find projection of vector q onto the direction of vector p. सबसे पहले रिक्वायरमेंट लिखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर q onto the direction of vector p. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर q ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p, यानी कि q की प्रोजेक्शन p पर लेनी है, तो मालूम करना है qp। q की प्रोजेक्शन p पर लेनी है तो मालूम करना है qp। साइड में आ गए, p डॉट q इज इक्वल्स टू p qp, q डॉट p इज इक्वल्स टू q p q। qp मालूम करना है, इसको देखते हैं। qp ऊपर वाले फॉर्मूले में आ रहा है, लिख लिया, तो p डॉट q इज इक्वल्स टू p qp, ये p मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, और ये आ गया qp के बराबर। सबसे पहले मालूम करेंगे p डॉट q, मालूम करें p डॉट q, तो 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे आ गया 6, प्लस 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 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आ गया 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो 6 और 2 8 और 2 10, तो ये आ गया p डॉट q 10। अब वेक्टर p का मैग्नीट्यूड, वेक्टर p का जब मैग्नीट्यूड लिया हमने, तो 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 2 6, ये अंडर रूट 6 आ गया। वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो QP बराबर आ गया 10/√6, ये आंसर आ गया इसका। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर Q ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P। हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास एक वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन। ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन, जो आपने यहाँ पे इसको डिस्कस किया। सही, अब आपके पास आता है डॉट प्रोडक्ट का एक और फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगल। और वो कहलाता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। पूरे 90% चैप्टर में इसी की एप्लीकेशन है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा।
ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। पूरे 90% चैप्टर में इसी फॉर्मूले की एप्लीकेशन है। ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा फॉर्मूला कैसे आया, यहाँ से आया। ए डॉट बी बराबर है ए बी ए, और मैंने अभी पीछे पढ़ाया था बी ए बराबर होता है बी कॉस थीटा। तो अगर मैं बी ए की जगह पे रख दूं बी कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जब भी दो डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड आएगा, और इन्हीं के बीच में बनने वाले एंगल का कॉस, ये थीटा ए और बी के बीच का एंगल होता है। थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर। जब भी डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या बना ए, इसका क्या बना बी, तो ए डॉट बी क्या बना ए बी कॉस थीटा। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, और थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो whenever you are supposed to just find the dot product of two vectors, then you will be having the magnitude of the both and the smaller angle of cosine between them. तो a डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर आपके पास ये इसका एक और फॉर्मूला है जो हमें यहाँ पे नजर आया, और a डॉट बी ए बी कॉस थीटा के बराबर आया। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा, आगे की बात जाने बात बढ़ाते हैं। डॉट प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, जिसका मतलब a डॉट बी इज इक्वल्स टू b डॉट a होता है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वेक्टर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमें सेम मिलेगा, a डॉट बी डॉट a के बराबर आएगा। डॉट प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है। और ये लिखा हुआ है a डॉट बी प्लस सी is equal to a dot b plus a dot c. Dot product OB commutative property, dot product OB distributive property. Dot product commutative property को भी OB करता है, dot product distributive property को भी OB करता है। Dot product commutative property को भी OB करता है, dot product distributive property को भी OB करता है। याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डॉट प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहली चीज हो गई। अब जरा बात बढ़ाते हैं आगे। एंगल्स formed by a vector with positive x, y and z axis. Angles formed by a vector with positive x, y and z axis. सुन ले इसको। अगर ये मेरे पास एक वेक्टर a है, तो ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है इसको हम बोलते हैं अल्फा। y एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं बीटा, और z एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं गैमा। x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गैमा। x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा, z के साथ गैमा। x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गैमा। आपको निकालने अल्फा, बीटा और गैमा। फॉर्मूला क्या है? a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। एंगल निकालने के लिए इन दो वेक्टर्स होने चाहिए, और हमारे पास कितना है? a। तो ऐसा नहीं है। अगर हमें अल्फा निकालना है तो हम अल्फा देखेंगे किन दो के बीच का एंगल है। अल्फा एंगल है x और वेक्टर a, और मुझे पता है कि x के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं आई कैप। तो जब मुझे अल्फा निकालना होगा मैं a और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट लूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा a और दूसरा वेक्टर हो गया आई कैप। जब डॉट प्रोडक्ट खुलता है दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या आया? a,
और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, और इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है अल्फा, तो कॉस अल्फा, तो a डॉट आई किसके बराबर आया, a कॉस अल्फा के, a डॉट आई किसके बराबर आया, a कॉस अल्फा। लेट्स टॉक अबाउट बीटा। बीटा एंगल है वेक्टर a और y एक्सिस के बीच का, y एक्सिस के पैरेलल यूनिट वेक्टर है कौन सा, j, तो बीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। अब ये बन जाएगा a डॉट j इज इक्वल टू a cos बीटा, और इसी तरह z एक्सिस का जब बनेगा तो बनेगा a डॉट k इज इक्वल टू a cos गैमा। तो ये मेरे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज हैं जो आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इसको हम कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, इसकी एप्लीकेशन को मजीद डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट की, और इसको नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।